हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th केमिस्ट्री लेसन नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 पढ़ने वाले हैं। होप सो आप लोग के लिए ये लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले, कैन यू रिकॉल if the valency shell electronic configuration of element is 3s2 3p1 in which block of the periodic table is it placed। देखिए सवाल क्या पूछा है। अगर आपको वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 3s2 3p1, ठीक है, तो किस पीरियोडिक ब्लॉक में ये अपीयर करेगा, हमारा सवाल यही है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। नाउ क्या है हमारे पास 3s2 3p1 3p1 यानी दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। कैसे, देखिए ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ब्लॉक एलिमेंट में जाता है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो है ये आपका 3p, देखिए 1s2। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। 1s2 2s2 2p1। अगर 2p1 रहा तो बोरॉन। अब बोरॉन के नीचे ही आपको मिलेगा 3p1, बोरॉन के नीचे आपको मिलेगा 3p1, ठीक है। तो ये जो है ये दिस इज अ 13 ग्रुप एलिमेंट, ये 13 ग्रुप एलिमेंट हैं, ठीक है, जिनको बोरॉन फैमिली भी बोला जाता है। तो इन शॉर्ट हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ चलिए, तो जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिट में जाएगा तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करेगा। इंट्रोडक्शन 9.1 हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन, you have learned in chapter 7 in the periodic table element of the differentiating element the last filling electron enters the outermost orbit p. You know the maximum 6 electron can be accumulated in the p cell or there the 3p orbit। देखिए हमने लास्ट चैप्टर जो 7 पढ़ा है उसमें हमने ये देखा है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनमें डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम पी ब्लॉक को डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से। द लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिट। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो पी ऑर्बिट में एंटर करता है। इफ यू नो दैट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन कैन बी अक्यूमुलेटेड इन द पी शेल। हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन पी शेल के अंदर एक्यूमुलेटेड यानी जमा किया जा सकता है। और 3p ऑर्बिटल्स, और p के पास 3 ऑर्बिट होते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, p ब्लॉक जो एलिमेंट है उसके पास 3 ऑर्बिट होते हैं। कितने ऑर्बिट होते हैं? 3। देखिए s के पास 1 ऑर्बिट होता है, ओके, जिसको मैं 1 बॉक्स से रिप्रेजेंट करूँगा। s के बाद आता है p जिसके पास 3 ब्लॉक्स होते हैं यानी 3 ऑर्बिट होता है। उसके बाद आता है d जिसके पास 5 ब्लॉक्स होते हैं, जिसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा 5 ब्लॉक से, ओके। लास्ट में आता है f के पास 7 ब्लॉक्स होते हैं टोटल, ठीक है, 7। क्लियर नाउ। तो हर एक ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब मैं इसे और सिंप्लीफाइड वे में अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? मैं आपके लिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं, तो 2 ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 4। इसी प्रकार से मुझे कैलकुलेट करना है s 1 ऑर्बिट कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इज 2। s के बाद आता है p, इसके पास टोटल कितने ऑर्बिट हैं? 3 ऑर्बिट है। मैक्सिमम ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2, 3 to the 6, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ पी ब्लॉक इज 6। ऐसे ही आप डी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। डी के लिए क्या रहेगा? क्या करेंगे हम यहाँ पे? नाउ
D is equal to D is equal to 5 into 2 that is 10. मैक्सिमम आप 10 इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिट में रख सकते हैं. एंड व्हाट अबाउट F? 7 into 2 मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आप F ऑर्बिट में रख सकते हैं. तो P ऑर्बिट की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है 6 एंड D की 10, F की 14, S की 2. ठीक है. नाउ बैक टू द पॉइंट. अब देखें, द पी ब्लॉक एलिमेंट शो ग्रेटर वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज देन द एस ब्लॉक एलिमेंट. देखिए, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें ज़्यादा वेरिएशन आता है, यानी ऊपर वाले पी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग होगी, नीचे वाले पी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी उससे थोड़ी ज़्यादा अलग होगी. In this chapter we are going to study the element of the 13, 14 and 15 in detail. हम इस चैप्टर में मेनली ग्रुप 13, 14 और 15 को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. चलिए फिर शुरू करते हैं. सबसे पहले ग्रुप 13 में आपको कौन मिलेगा? बोरॉन. इट इज़ अ ग्रुप 13 एलिमेंट दैट इज़ अ बोरॉन. उसके बाद मिलेगा एल्यूमिनियम, फिर मिलेगा गैलियम, फिर इंडियम एंड लास्ट में मिलेगा थैलियम. और इसमें एक ग्रुप आता है 13 में जिसे NH बोलते हैं, निहोनियम. ओके, लेकिन वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं. फिलहाल ये 5 एलिमेंट्स मुझे याद रखने हैं. इन 5 ये जो कंस्टिट्यूएंट ग्रुप है 13 में, इसको बोला जाता है बोरॉन फैमिली. हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बोरॉन फैमिली में कौन है? बल का इंटल. देखिए, अभी आपने बोलेंगे ये मैंने क्या बोल दिया. देखिए, बल गा इंटल क्या है? देखिए, बल, ये बी, ये अल, बल गा इन टल. ठीक है. नाउ अब द थिंग इज दैट कि यहाँ पे इनका एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है. बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, एल्यूमिनियम का है 13, गैलियम का है 31, इंडियम का है 49 और थैलियम का है 81. ये सब साथ में मिलके बनाते हैं बोरॉन फैमिली. नेक्स्ट है द एलिमेंट ऑफ द कार्बन, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, यानी का, सी, गेन, सन, पफल. ओके, देखिए, कार्बन का क्या है? एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 होता है, टीन का एटॉमिक नंबर 50 होता है. नाउ और लीड का एटॉमिक नंबर होता है 82. ये भी कार्बन फैमिली का मेंबर है. इसे ग्रुप 14 बोला जाता है. इन शॉर्ट ये कार्बन फैमिली में आता है. जो एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. ओके, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, आर्सेनिक AS, एंटीमनी SB, बिस्मथ BI, ये ग्रुप 15 के हैं. ये पीरियोडिक टेबल में आते हैं. इनको नाइट्रोजन फैमिली बोला जाता है. तो इन शॉर्ट हम आज बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली पढ़ने वाले हैं. बोरॉन यानी 13 ग्रुप, कार्बन यानी 14 ग्रुप एंड नाइट्रोजन यानी 15 ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 13, 14 एंड 15 ग्रुप एलिमेंट. अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 13, 14 एंड 15 ग्रुप एलिमेंट्स को पढ़ेंगे. उससे पहले गाइज मैं आप In general, the outer electronic configuration of the group 13 in NS2 NP1. देखिए, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्रुप 13 एलिमेंट का, वो होता है NS2 और NP1. और जो ग्रुप 14 का होता है वो NS2 NP2. देखिए, एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया है और 15 वाले में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा. यानी मैं इनको सीरीज में याद कर सकता हूँ ईजिली. देखिए, 13 के लिए क्या है? NS1 NS2 NP1. 14 के लिए क्या है? NS2 NP2. और 15 के लिए क्या है? NS2 NP3. तो इस तरीके से ये इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया. नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफर फ्रॉम द नियरेस्ट इनर्ट गैस 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स. देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आया है, ये इनके नियरेस्ट इनर्ट गैस के वजह से आया है. 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस के वजह से. दोस्त, एलिमेंट्स डू नॉट ऑक्योर इन अ फ्री मोनोएटॉमिक स्टेट एंड फाउंड एज अ कंपाउंड विथ अदर एलिमेंट्स. ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये कभी भी
फ्री या मोनो एटॉमिक स्टेट में नहीं मिलते, ये हमेशा मिलेंगे कंपाउंड के स्टेट में दूसरे एलिमेंट्स या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के साथ। ऐसे एलिमेंट्स को N2P4C60, देखिए नाइट्रोजन किस में मिलेगा, हमेशा डायटॉमिक स्टेट में N2 मिलेगा। फॉस्फोरस आपको टेट्रा एटॉमिक स्टेट में मिलेगा, यानी फॉस्फोरस हमेशा 4 अदर फॉस्फोरस के साथ मिलेगा। यहाँ पे कार्बन देखिए, कार्बन 60 के साथ मिल रहा है। इनको पॉली एटॉमिक कोवेलेंट अरेंजमेंट एरे बोला जाता है। एरे मतलब अरेंजमेंट होता है। सच अ ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये जो पॉली एटॉमिक कोवेलेंट अरेंजमेंट है, ये आपको ग्रेफाइट और डायमंड जैसे एलिमेंट्स में देखने के लिए मिलेगा, मॉलिक्यूल्स में देखने के लिए मिलेगा। सच कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप 13-14 आर गिवन। देखिए ये कंडेंस जो फॉर्म है ये यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे शो अप करने की कोशिश करता हूँ ना। क्या है हमारे पास यहाँ पे, देखिए सबसे पहले क्या है मेरे पास, कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। देखिए ये है ग्रुप 13, ये अबाउट ग्रुप 14 एंड दिस इज अबाउट ग्रुप 15। ग्रुप 13 है आपका बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 है आपका कार्बन फैमिली एंड ग्रुप 15 है नाइट्रोजन फैमिली। एलिमेंट ग्रुप 13 में बल्गा इंटल आते हैं, यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम। अब मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी देख लिया है। एन की वैल्यू चेंज होगी, यानी N2, 3, 4, 5 इस तरीके से बढ़ते जाएगा। P लेकिन हर एक का P1 होगा। अगर P2 होता है तो वो 14 ग्रुप कहलाएगा, अगर P3 हो जाए तो वो 15 ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो हीलियम ये क्या है, मेरा नियरेस्ट इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। तो उससे मैंने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। 2s2 2p1, नियॉन 3s2 3p1, Ar 3d10 4s2 4p1, Kr क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p1, xenon 4f14 5d10 6s2 6p1। कार्बन के लिए भी देखिए यहाँ पे का, सी, गेन, सन, पब, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम 2s2 2p2, Ne 3s2 3p2, Ar 3d10 4s2 4p2, Kr क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p2। यानी अगर आप एक याद करते हो तो दूसरा और तीसरा आपके लिए आसान हो जाएगा याद करने के लिए। सिर्फ आपको चेंज कहाँ पे करना है, यहाँ पे 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, यानी ग्रुप 13 से 14 हो जाएगा, ग्रुप 14 से 15 हो जाएगा। आप यहाँ पे भी दे सकते हैं जीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p2। इसी तरीके से नाइट्रोजन है नप अस सब बी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। हीलियम 2s2 2p1 2p3, नियॉन 3s2 3p3, आर्गॉन 3d10 4s2 4p3, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p3, जीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p3। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा प्रॉब्लम आया है, ये प्रॉब्लम से देखेंगे हम। 9.1 एटॉमिक नंबर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट आर इन द ऑर्डर ऑफ बल्गा इंटल। ये जो एटॉमिक नंबर होता है ग्रुप 13 का, वो एक ऑर्डर में दिया हुआ होता है, जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गा, इंटल। ओके, नाउ अरेंजमेंट ऑफ दिस एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस ऑफ M3+। देखिए ये जो अरेंजमेंट है इन एलिमेंट्स का, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इसका जो आयनिक रेडियस है वो मेटल +3 स्टेट में होता है। ठीक है, द गिवन एलिमेंट्स आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। दिए हुए जो एलिमेंट्स हैं वो अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में है। एज वी गो डाउन द ग्रुप 13, जैसे जैसे मैं ग्रुप 13 में नीचे की तरफ जाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे पास ग्रुप 13 है। अब इसमें जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ बढ़ता हूँ, डाउन द ग्रुप, क्या कर रहा हूँ मैं, डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ। हम जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे
दैट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2np1। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखिए ns2np1। ओके, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। M3 इज फॉर्मेड बाय रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो M+3, देखिए यहाँ पे क्या है, नॉर्मली अगर बोरॉन मेरा मेटल है, क्या है, बोरॉन मेरा मेटल है, तो वो एक ही चार्ज ले सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास p ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मुझे उसके ऊपर +3 का चार्ज देना है, m के ऊपर क्या देना है, मुझे +3 का चार्ज देना है, तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स को उसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन उसके s ब्लॉक से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन उसका p ब्लॉक से जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे वो पता लगाते हैं। M3n-1 शेल बिकम द आउटर मोस्ट शेल। देखिए M3 कब बनेगा, जब n में से -1 शेल होगा और वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में होगा। द साइज ऑफ एडेड n-1 शेल इंक्रीजेस, और उससे साइज जो है n-1 शेल का इंक्रीज हो जाएगा जब तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में से। देखिए ये बोरॉन का, मान लीजिए कि यहाँ पे ये बोरॉन का एटम है, ये है 2s का ऑर्बिट, ये 2p का ऑर्बिट। ओके, अब क्या होता है कि यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन p में से चला गया तो ये ऑर्बिट ही पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, जो साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। द गिवन एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ये जो गिवन एलिमेंट है ये नीचे की तरफ अपना एटॉमिक ऑर्डर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं। एज वी मूव डाउन द ग्रुप 13, जैसे जैसे मैं ग्रुप डाउन में नीचे की तरफ बढ़ूंगा क्या होगा, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये फॉर्म होगा रिमूवल बाय 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब बना, जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन गए। प्लस का चार्ज कब आता है मेटल के ऊपर, जब इलेक्ट्रॉन, हाँ, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। वेरी गुड, जब भी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, दे दिए। M+3 द n-1 शेल बिकम आउटर मोस्ट। तो जो n-1, अब n में से आपका जो भी नंबर ऑफ शेल है उसमें से एक माइनस कर देना पड़ेगा आपको। अब वो आपका क्या बन जाएगा, आउटर मोस्ट शेल। जैसे ये p है, p में से एक चले गए, ये p चला गया तो आपका 2s क्या बन गया, 2s2 क्या बन गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट शेल बन गया। क्या बन गया, आउटर मोस्ट शेल बन गया। जैसे 3p चला गया तो 3s2 मेरा आउटर मोस्ट शेल बन गया। ये 4p1 चला गया तो 4s2 मेरा आउटर मोस्ट शेल बन गया। अभी ये मेरा 4p1 आउटर मोस्ट शेल है, लेकिन जब ये 4p1 में से एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 4s2 मेरा आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा, ठीक है। द साइज ऑफ एडेड, अब क्या होता है कि इन एडिशन साइज बढ़ता है। जैसे n-1 शेल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, द साइज ऑफ एड n-1 शेल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। n-1 शेल नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। Therefore the ionic radius M3+ also increasing down the group, यानी नीचे की तरफ उनका आयोनिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा। देखिए अब इन सब का मैंने ये हटा दिया, तीनों निकाल दिया, तो इनका शेल आप देख सकते हैं कितना बड़ा है कि नहीं। चलिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका हाईलाइटेड एरिया है, ओके। चलिए ये इसका आयोनिक स्टेट है, दिस इज इन देयर आयोनिक स्टेट। अब ये देखिए जैसे जैसे नीचे जा रहा है इसका जो आयोनिक स्टेट है, साइज है, वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। नाउ 9.2 देख लेते हैं। वाई द एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन द एल्यूमिनियम। क्यों एटॉमिक रेडियस कम होता है गैलियम का एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जो एटॉमिक रेडियस है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है टू ऐड न्यू शेल्स को ऐड करने के लिए। एल्यूमिनियम डज नॉट हैव डी इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम के पास कोई भी डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। एज वी गो
फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम, जैसे हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ बढ़ेंगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बाय 18 यूनिट्स। उसका न्यूक्लियर चार्ज कितने यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, 18 यूनिट से। आउट ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन एडेड, अब क्या होता है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन में से, आर इन द इनर शेल ऑफ डी सबशेल। 18 में से 10 जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके डी सबशेल के हैं। 18 में से 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ के हैं, डी सबशेल के हैं। डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफर पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब डी इलेक्ट्रॉन के होने के वजह से क्या होता है, पुअर शील्डिंग हो जाती है, शील्डिंग इफेक्ट कमजोर हो जाता है। नाउ देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ द अट्रैक्शन ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, अब न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो गया और इसके वजह से जो अट्रैक्शन हो रहा है एक्सपीरियंस प्रोमिनेंटली बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, वो सारा न्यूक्लियर चार्ज कौन एक्सपीरियंस करेगा, बढ़े हुए न्यूक्लियर चार्ज की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा। यानी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक इफेक्टिव अट्रैक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। गैलियम एंड दोस ऑफ द एटॉमिक रेडियस बिकम स्मॉलर, इसी के कारण अब गैलियम में ये ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। हाँ, इसका अट्रैक्शन इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू द एल्यूमिनियम। इसके वजह से इसका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो वक्त के साथ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके नाउ ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 11th स्टैंडर्ड लेसन नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पढ़ने वाले हैं। इसमें से लेसन नंबर 9 का अभी हमारा 9.3 चल रहा है, ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट of group 13, 14 and 15. The element of a group 13 show a wide variation in the property. ये जो एलिमेंट है ग्रुप 13 का, ये आपको शो करता है बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन प्रॉपर्टीज़ में। इन ग्रुप 13 बोरॉन इज मेटालॉइड। ग्रुप 13 में जो आपका बोरॉन है वो एक मेटालॉइड होता है, आप इसे मार्क करके रखें। इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल टू यू। बोरॉन इज अ मेटालॉइड, इसे याद रखना है। ओके, इज glory and hard solid like a metal but a poor electrical conductor. इसकी खूबसूरती ये है कि एक हार्ड सॉलिड है, इट इज़ अ हार्ड सॉलिड। यानी क्या एक पॉइंट मिला हमें, बोरॉन इज अ हार्ड सॉलिड लाइक अ मेटल बट बोरॉन इज अ पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। बोरॉन क्या है, बोरॉन क्या है, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। वेरी गुड, इट इज लाइक अ नॉन मेटल, से नॉन मेटल की तरह ज़्यादातर बिहेव करता है। द अदर एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स आर फेयरली रिएक्टिव मेटल्स। एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। देखिए, जो दूसरे एलिमेंट हैं बोरॉन फैमिली के, वो थोड़े रिएक्टिव टाइप के हैं। एल्यूमिनियम तीसरा बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट यानी बड़ी मात्रा में, तीसरे नंबर पे बड़ी मात्रा में मिलने वाला एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में से। सम फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 13 आर गिवन इन अ टेबल 9.2। कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर गिवन हियर। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके नाउ सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड दिखा देता हूँ। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है एलिमेंट में बल्गा इंटल यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनका एटॉमिक नंबर है 5, 13, 31, 49, 81। एटॉमिक नंबर याद रखना है आपको। एटॉमिक मास यहाँ पे दिया हुआ है 10.81, 26.98, 69.72, 114.82, 204.38। इनका एटॉमिक रेडियस ये पिकोमीटर में है, पीएम यानी पिकोमीटर। 88, 143, 135, 167 एंड 170। इस तरीके से ये इनके हैं। जैसे बोरॉन का एटॉमिक रेडियस है 88, जीए का एटॉमिक रेडियस है 135, थैलियम का है 170। आयनिक रेडियस जो बोरॉन का है वो है 27, एल्यूमिनियम का है 53.5,
Ga का है 62.0, In का है 80.0, Tl का है 88.5। यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी किलो जूल्स पर मोल्स में। देखिए जो बोरॉन का पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो है 801, लेकिन इसका सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, ये है 2427 किलो जूल पर मोल। और इसका थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 3659 किलो जूल पर मोल्स। ओके, नाउ एल्यूमिनियम का देखिए अब क्या होता है, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजेस। अब हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, यानी सबसे हाईएस्ट इसका होगा और सबसे लोवेस्ट यहाँ पे होगा, बट एक्सेप्शनली इंडियम का कम होता है थैलियम से। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे भी ये एक्सेप्शनल केस है तो आपको याद रखना है। ओके, बट आपको इतना याद रखना है, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर डिक्रीजिंग। नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है एज कंपेयर टू द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। ओके, एल्यूमिनियम का भी सेम है, पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है एज कंपेयर टू द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। गैलियम का भी पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, तीसरा वाला आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, क्योंकि एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूविंग फ्रॉम द ऑर्बिट द मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाएंगे ऑर्बिट में से, वैसे वैसे ज़्यादा नंबर्स में आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी ज़्यादा अमाउंट में आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में से निकालने के लिए। थैलियम का भी देख लीजिए। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजेस। As you can see the electronegativity down the group is decreasing। देखिए बोरान का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2, एल्यूमिनियम का 1.5, Ga का 1.6, गैलियम का, इंडियम का 1.7 और थैलियम का 1.8। ओके, अगर मैं देखूँ एक्सेप्शनली थैलियम का ज़्यादा है इंडियम से और इंडियम का ज़्यादा होता है गैलिनियम से। ओके, नाउ बट एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैलिनियम से कम होती है। अब डेंसिटी की बात करेंगे। बोरॉन की डेंसिटी है, ये डेंसिटी को हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करेंगे। बोरॉन की डेंसिटी है 2.35, एल्यूमिनियम की डेंसिटी है 2.70, गैलियम की है 5.9, इंडियम की है 7.31, थैलियम की है 11.85। बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट हम केल्विन में मेजर करेंगे, यानी मेल्टिंग पॉइंट हम यहाँ पे केल्विन में मेजर कर रहे हैं। बोरॉन का 24.53, एल्यूमिनियम का 933, गैलियम का 303, इंडियम का 430 और थैलियम का 576। देखिए यहाँ पे अनयूजुअल ट्रेंड दिख रहा है मुझे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो, ओके, या मेल्टिंग पॉइंट हो, यहाँ पे अनयूजुअल ट्रेंड है। मैं पर्टिकुलरली नहीं बोल सकता ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही हो रहे हैं या इंक्रीज ही हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी दिख रही है जिसके कारण क्या हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहे हैं कभी इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, ना बॉइलिंग पॉइंट भी देख लीजिए। बोरॉन का बॉइलिंग पॉइंट भी हम केल्विन में मेजर करेंगे, यानी सबका ही बॉइलिंग पॉइंट हम केल्विन में मेजर करेंगे। बोरॉन का है 3923, एल्यूमिनियम का है 2740, गैलियम का है 2676, इंडियम का है 2353 और थैलियम का है 1730। देखिए स्टूडेंट्स, अब एग्ज़ाम के अंदर सारे नंबर्स को याद करना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, फॉर दैट हमने यहाँ पे आपके लिए एक कन्वीनियंट तरीका ढूंढ लिया है। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़,
उसके बाद आता है आयोनिक रेडियस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आयोनिक रेडियस का जो ट्रेंड है यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। नाउ यह आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे दिए हुई है। ये उनके ट्रेंड्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये उसका ट्रेंड, डेंसिटी का ट्रेंड, ओके, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन वॉल्ट यानी मेटेलिक कंडीशन में जाने का, यानी उनके ऊपर ऑक्सीडेशन का ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ये, एंड स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन का स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन का स्टेट, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप वीडियो को पॉज करके ये सारे ट्रेंड्स को राइट डाउन कर लें, क्योंकि जैसे ही आप ये सारे ट्रेंड्स को राइट डाउन कर लेंगे आपके लिए ईजी हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना 12th के बाद जो आप देंगे। ओके, नाउ बैक टू द पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग एक प्रॉब्लम 9.3 देखेंगे। द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस आर 577, 786 and 1012 kilojoule per moles respectively. Explain the observed trend. सवाल का पहले मतलब समझिए। जो पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी है एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, फॉस्फोरस का, यहां पे दिया हुआ है 577, सिलिकॉन का होता है 786 एंड फॉस्फोरस का होता है 1012। अब यहां पे आपको बताना है कि इनका ट्रेंड क्या है। द ट्रेंड शो द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम टू सिलिकॉन टू फॉस्फोरस, यानी सबसे कम किसका है? एल्यूमिनियम का, उसके बाद है सिलिकॉन का, उसके बाद है फॉस्फोरस का। ओके, ओके दोस्तों, तो ये बिलोंग करते हैं थर्ड पीरियड से। दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम द थर्ड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। गाइज आपके बुक में 13 लिखा है तो यू मस्ट करेक्ट इट, उसको 3 कर लें। दे हैव द सेम वैलेंसी शेल, इन सबके पास सेम वैलेंसी शेल है। ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज in the valency shell are more tightly held by the nucleus as we move from aluminium to silicon, silicon to phosphorus. Therefore the more energy is required to remove an electron from the outermost shell. ये क्या कह रहे हैं कि ये सब थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। इनका वैलेंसी शेल भी सेम है। इनके जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन के वैलेंसी में, ये मोर टाइटली अपने न्यूक्लियर से हेल्ड हो जाएंगे। देखिए, एल्यूमिनियम से सिलिकॉन जाने में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द साइज ऑफ एन एटम इज गोज ऑन डिक्रीजेस। एज द साइज डिक्रीजेस इट मीन्स दे मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे ऑर्बिट में, वैसे ही साइज आउटर मोस्ट ऑर्बिट का छोटा हो जाएगा, यानी उसका एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा। एटॉमिक साइज छोटा होने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली न्यूक्लियस से हेल्ड हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो एल्यूमिनियम से सिलिकॉन और फॉस्फोरस ये ट्रेंड है। ओके, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। इसके कारण ज़्यादा एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए। नाउ टेबल नंबर 9.3 enlist atomic and the physical properties of element of carbon family 14. This group are 3 traditional type of element are present. Carbon is a non-metal, silicon is a metalloid. स्टूडेंट्स, आपको ये बात याद रखनी है कि कार्बन एक नॉन मेटल होता है लेकिन सिलिकॉन मेटालॉइड होता है। ओके, विच ब्रिटल लाइक अ नॉन मेटल, जो कि नॉन मेटल की तरह टूट जाता है। इट अ हार्ड एंड हैज़ अ मेटेलिक लस्चर, यह काफ़ी कड़क होता है सिलिकॉन, और इसके पास मेटल की तरह चमक होती है। जर्मेनियम इज़ अ ब्रिटाइल बट हार्ड एंड लस्चर मेटालॉइड, ये टूट तो जाता है लेकिन ये बहुत ही सख्त और लस्चरियस यानी चमकने वाला मेटालॉइड होता है। टीन और लीड,
डाउन द ग्रुप आर कोरेसिव रेजिस्टेंस एंड मॉडरेटली रिएक्टिव। जो टीन और लीड हैं ग्रुप के सबसे नीचे वाले पार्ट, ये कोरिजन रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब इनमें जंग कम लगता है और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लीड। मेरे पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, लीड है। एटॉमिक नंबर 6, 14, 32, 50, 82। एटॉमिक मास है 12.01। सिलिकॉन का एटॉमिक मास होता है 28.09। जर्मेनियम का है 72.6। टीन का है 118.71। पीबी का है 207.2। एटॉमिक रेडियस कार्बन का होता है 77, सिलिकॉन का होता है 108, जर्मेनियम का होता है 122, टीन का होता है 140 और लीड का होता है 146। जैसे कि मैं देख सकता हूं एटॉमिक मास डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है एंड एटॉमिक रेडियस जो कि पिकोमीटर में है ये भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। आयनिक रेडियस जो कि है पिकोमीटर में M+3 चार्ज के साथ, यानी मेटल के ऊपर +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट आयोनाइजेशन कार्बन का 1086 होता है, सेकेंड 2352, थर्ड 4620 एंड फोर्थ 6220। इसी तरह प्रकार से फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन का कम होता है और चौथा वाला सबसे ज़्यादा होता है। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आए व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अ कार्बन, तो आपको यही आंसर देना है। नाउ सिलिकॉन का 786 होता है फर्स्ट एंड लास्ट का 4354 होता है, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सिलिकॉन का कम होता है सेकंड से, सेकंड का कम होता है थर्ड से, थर्ड का कम होता है फोर्थ से, यानी सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो फोर्थ वाले की होती है। सिमिलरली आप जर्मेनियम के लिए भी देख सकते हैं 761 कम है और 4400 सबसे ज्यादा है। वैसे ही टीन के लिए है 708 कम है, 3229 सबसे ज्यादा है और लीड का 715 है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और फोर्थ है 4082 आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या हो रहा है यहां पे ट्रेंड ये है कि फोर्थ आयोनाइजेशन इज ग्रेटर देन द थर्ड, थर्ड इज ग्रेटर देन द सेकंड, सेकंड इज ग्रेटर देन द फर्स्ट। तो मैं यहां पे इस तरीके से लिख सकता हूं फर्स्ट आयोनाइजेशन लेस इज देन सेकंड एंड सेकंड इज लेस देन थर्ड, थर्ड इज लेस देन फोर्थ। ओके, तो ये ट्रेंड आपको याद रखना है। नाउ अब यहां पे एक और बात देखने के लिए मिली कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है फर्स्ट कार्बन का, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन है 1086, यानी ये सबसे ज़्यादा है। और डाउन द ग्रुप अगर मैं आऊँ तो लीड का सबसे कम है 715। तो मुझे यहाँ पे क्या पता चला कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग। क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। एंड दिस पैटर्न इज फॉलोड बाय फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, मैं देख सकता हूं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कासी गेंसन पप का 2350, उसके बाद 1005 है 77, 1537, 1411 एंड 1450। एक्सेप्शनली देखिए यहां पे ये वाला आयोनाइजेशन एंथैल्पी इससे थोड़ा ज़्यादा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टीन एंड लीड, तो आपको ये याद रखना है कि एक्सेप्शनली टीन का कम होता है लीड से। थर्ड वाला देखिए यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे है 3228, यहाँ पे है 3300। मतलब गैलिनियम का थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सिलिकॉन के थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होता है। और यही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे भी, और लीड का ज़्यादा होता है टीन से। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर आयोनाइजेशन एंथैल्पी हर एक का देखना है। यहाँ पे सेकंड से लेके फोर्थ तक में आपको एक अनयूजुअल ट्रेंड दिखेगा। नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, सिलिकॉन की है 1.8, जर्मेनियम की है 1.8, टीन की है 1.8 और लीड की है 1.9। एक्सेप्शनली लास्ट वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 0.1 से ज़्यादा है, तो मैं बोल सकता हूँ डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन डिक्रीजेस। डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कार्बन की डेंसिटी होती है 3.5, सिलिकॉन की 2.3, जर्मेनियम की 5.3, टीन की 7.2 और लीड की 11.34। ओके, तो आपको ये याद रखना है। ओके, नाउ मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन आप देख सकते हैं, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीजिंग। डाउन द ग्रुप देखिए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। ओके, डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा है। नाउ मैं इसका आपको ट्रेंड दिखाता हूं। नाउ यहाँ पे हमने ग्रुप 14 की प्रॉपर्टीज और उनके ट्रेंड्स को राइट डाउन कर लिया है स्टूडेंट्स आपके लिए। यहाँ पे है कोवेलेंट रेडियस, कार्बन का कम होता है सिलिकॉन से, सिलिकॉन का जर्मेनियम से, जर्मेनियम का टीन से, टीन का लीड से। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कार्बन का ज़्यादा होता है सिलिकॉन से, सिलिकॉन का ज़्यादा होता है जर्मेनियम से, जर्मेनियम का ज़्यादा होता है टीन से, टीन का कम होता है लीड से। तो एक ट्रेंड आपको याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लीजिए, वहाँ पे नंबर के साथ था, यहाँ पे ट्रेंड में दिया हुआ है। कार्बन का ज़्यादा होता है, लगभग सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन का एक जैसा होता है, और लीड का ज़्यादा होता है। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपको कार्बन का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक्सेप्शनली लीड का ज़्यादा होता है टीन से। बॉइलिंग पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपको सिलिकॉन का देखने के लिए मिलेगा। कैटेनेशन टेंडेंसी, कैटेनेशन टेंडेंसी यानी खुद के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता, रिंग बॉन्ड बनाए, स्ट्रेट बॉन्ड बनाए, अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता उसकी बहुत ज़्यादा होती है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन टेंडेंसी। तो सबसे ज़्यादा कैटिनेशन टेंडेंसी होती है कार्बन की, कार्बन के बाद सिलिकॉन की, जर्मेनियम और टीन की लगभग एक जैसी होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, फिर टीन की। स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे ज़्यादा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है लीड का, और सबसे कम जर्मेनियम का। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का सबसे ज़्यादा होता है, लीड का सबसे कम होता है। यह आपको याद रखना है। गाइस, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके अब तक की सारी इंफॉर्मेशन को राइट डाउन कर लें। टू बी कंटिन्यूड विद पार्ट 2। आप रिवीजन एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। हम आपको 25% ऑफ मार्केट प्राइस से एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत,